So next scientist is Joseph Priestley and he is considered as कि इनके बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी इन 1775। आप अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ मेंशन किया हुआ है हमने 1775 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी और ही ऑल्सो गेव द नेम ऑक्सीजन। मतलब इन्होंने ही, यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन टर्म भी दिया। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिजॉल्व द गैस। अब यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने, ही वॉज द ओनली फर्स्ट पर्सन हु डिजॉल्व द गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया था एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसा किया। ठीक है। एंड ही ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द गैस हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। मतलब इनके नाम बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, नाइट्रोजन है एंड अमोनिया है। So he has a many contribution in discovery of these gases. In fact, he has investigated on different chemical compound. Okay. फिर है हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। कौन थे? हेनरी कैवेंडिश। ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाइड्रोजन गैस। मतलब ये पहला वो एलिमेंट हाइड्रोजन जिसके बारे में हम और आप पढ़ते रहते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका 1 है। इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी करी और इनका जो लाइफ साइकिल है इट इज ऑफ 1731 टू 1810, 1810 तक। ठीक है। एंड ही कॉल्ड इट एज इनफ्लेमेबल एयर। उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में जब उन्होंने डिस्कवरी करी थी तो उन्होंने इसका नाम दिया था द एयर विच इज इनफ्लेमेबल। एंड ही नोटिस्ड दैट when metals were dissolved in dilute acid a colorless gas was evolved। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब उन्होंने मेटल को एसिड से रिएक्ट करा के देखा तो उन्होंने देखा कि देयर इज अ कलरलेस गैस विच इज एक्चुअली हाइड्रोजन एंड दिस गैस वाज कंबस्टिबल। नॉर्मल हम जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ये कंबस्टिबल गैस है। एंड ही ऑल्सो सो दैट व्हेन द गैस वाज बर्न इन ऑक्सीजन, जब इसको हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इसका एक और यूनिक प्रॉपर्टी था कि ये जो है वो वाटर में राइज करता है बाई वाटर के लेवल को, जो ये प्रूफ करता है कि इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज लाइटर देन वाटर। तो ये था हेनरी कैवेंडिश के बारे में इन 1731 टू 1810। फिर बात आती है अर्नस्ट रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के बारे में आपने पढ़ा भी है, क्लास 9th से लेके आप हायर क्लासेस तक इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी साइंटिस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने इसकी एक अलग सी वीडियो बनाई है। ठीक है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो हिस्ट्री देख रहे हैं, ये क्लास 6 की ICSE बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक से है। और द अर्नस्ट रदरफोर्ड की जो लाइफ साइकिल है वो 1871 टू 1937। ये एक फिजिसिस्ट थे एंड ही स्टडीड ऑन एटॉमिक मॉडल एंड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर द न्यूक्लियस। आपको अगर ध्यान में हो तो ही वॉज द साइंटिस्ट हु गेव द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया था कि हर एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना। एंड ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस बाय दैट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा है, जो आप ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एंड हिज मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर एटम बिकम द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इन्हीं के इस कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें शुरू हुई थी। जब इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो उसके बाद ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब कॉन्सेप्ट आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फर्दर डिस्कवरीज हुई। और इस तरह से पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव भी कर दिया। फिर बात आती है लुईस पास्चर की। अगर आपको ध्यान में हो द टर्म पास्चराइजेशन, तो ये इन्होंने ही दिया था, जो अब आज के डेट में हम लोग जो पैकेट मिल्क वगैरह हम लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो जो मिल्क है वो पास्चराइज्ड मिल्क है। तो दिस टेक्निक वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट एंड इनकी जो लाइफ साइकिल है वो है 1822 से लेके 1895 तक।
इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था कि माइक्रोब्स जो भी मिल्क में हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो उसको सॉर कर देते हैं, एंड द बटर टर्न इनटू द रैंसिड फॉर्म, जो फाउल स्मेल क्रिएट होता है, या फिर वाइन जो बनता है विनेगर से, वाइन टू टर्न इनटू द विनेगर, ही डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, ताकि इन्हीं टेक्निक के थ्रू इन्होंने ये बताया था कि क्यों पास्चराइजेशन होता है और इससे क्या एडवांटेज लिया जा सकता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि फूड कैन बी प्रिजर्व ऑन हीटिंग एंड टू किल द बैक्टीरिया इन देम, ही हैड आल्सो डेवलप्ड द वैक्सीन। वैक्सीन की अगर बात होती है तो वैक्सीन के बारे में भी आपने सुना होगा, इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबिस के ऊपर एक वैक्सीन डेवलप किया, वैक्सीन बनाया, जो इन दोनों महामारियों से हम लोगों को आज के डेट में बचाता है। तो रेबीज और एंथ्रेक्स तो खत्म हो गया, लेकिन रेबीज का वैक्सीन अभी भी, आप अगर डॉग बाइटिंग की अगर केसेस अगर सुनते होंगे, तो द वैक्सीन विच एक्ट्स अगेंस्ट द रेबीज वायरस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर इन 1885। ठीक है, तो ये था लुइस पास्चर के बारे में। एंड ही फाउंडेड द पास्चर इंस्टीट्यूट विच इज अ सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने ही पास्चर इंस्टीट्यूट का भी की भी स्थापना करी, जिसमें आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल रिसर्च वर्क्स चलते रहते हैं। तो ये था लुइस पास्चर 1822 to 1895, who had explained the technique of pasteurization and who also invented the vaccine. उसके बाद जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं हेनरी मोसले। इन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर दिया। इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट Z कैन बी रिप्रेजेंटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। इट मीन्स द Z इज इक्वल्स टू P की हम बात करते हैं। अगर आप Z की बात कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया आप एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, और अगर आप एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। So in 1912, Henry Moseley arranged the element in increasing order of their atomic number known as modern periodic table। मतलब ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट था वो हेनरी मोसले का ही दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया, और उन्होंने वो पीरियोडिक लॉ दी जिसके अकॉर्डिंगली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को रिप्लेस किया था, जिसमें मेंडलीफ ने बताया था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो हेनरी मोसले का ये कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल का, जो हम आज के डेट में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। फिर बात आती है मैडम क्यूरी, है ना, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये हस्बैंड वाइफ थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, एंड ही डिस्कवर्ड द रेडियम एंड पोलोनियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट्स की इन्होंने डिस्कवरी करी थी 1867-1934। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द ओनली साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज 2 times फॉर द 2 different डिस्कवरीज। देयर मैरी क्यूरी, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 1911 में मिला फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। इन दोनों एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये हस्बैंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, है ना। इन दोनों को अलग अलग काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसमें मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। शी वॉज एबल टू आइसोलेट एंड स्टडी द कंपाउंड एंड द नेचर ऑफ द रेडियम। मतलब रेडियम के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने उसको आइसोलेट भी किया, एंड बेसिकली दैट वाज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इट वाज द contribution of Marie Curie 1867-1934, और she got the Nobel Prize in 1911। जब बहुत सारी डिमेरिट्स देखने को मिली मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में, देन हेनरी मोसले ने इनके पीरियोडिक टेबल को फिर से रीडिजाइन किया और उन्होंने उनके सारे डिफेक्ट्स को मॉडिफाई किया, एंड ही सजेस्टेड दैट physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। मतलब मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को बेस बनाया, और हेनरी मोसले ने पीरियोडिक टेबल को जब एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया, तो जितनी भी डिमेरिट्स थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वो अपने आप रिजॉल्व हो गई, और इस तरह से मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को
हेनरी मोसले ने रिप्लेस कर दिया। फिर बात आती है बर्जीलियस की, जॉन जैकब बर्जीलियस। इनकी जो लाइफ साइकिल थी वो थी 1779 से लेके 1848 तक। And he is regarded as he became more interested in chemistry and contributed greatly to its progress. He developed the system of nomenclature. मतलब इन्होंने जो केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, और इन्होंने एलिमेंट्स को उसके सिंबल के बेस पे, उसके फॉर्मूले के बेस पे पहली बार एक्सप्लेन किया था। एंड ही हैव इवन डिस्कवर्ड मेनी एलिमेंट्स, और जो वर्ड एलिमेंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, ये भी इन्होंने ही दिया था, बर्जीलियस ने ही। और कई सारे एलिमेंट्स की भी इन्होंने डिस्कवरी करी, जिसमें सेलेनियम है, सिलिकॉन है, थोरियम है, ये सभी एलिमेंट्स इन्हीं के द्वारा डिस्कवर करी गई थी। एंड वन ऑफ हिज इंडेवर्स इंक्लूड 10 years ऑफ एनालिसिस ऑफ सम 2000 सिंपल एंड कंपाउंड मटेरियल्स। इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स पे इन्होंने स्टडी करी थी, एंड इन्होंने डिफरेंट इन 2000 केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज ही गिवन अ लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय आइडेंटिफाइंग द 2000 केमिकल कंपाउंड्स एंड इट्स केमिकल बिहेवियर। इसके बाद बात आती है एंटोन लेवोजियर की। जो लेवोजियर की बात अगर हम करेंगे तो इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने ही स्टेटेड दैट द एयर कंटेन्स 2 गैसेस, हीलियम, 2 गैसेस के बारे में बताया था इन्होंने कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2 गैस होते हैं। ही सेड दैट वन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में इन्होंने बताया कि एक ऑक्सीजन है जो कंबशन में हेल्प करता है, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग। एंड ही कॉल्ड द सेकेंड गैस एज अ ओजोट। एजोट बोला था बेसिकली, AZOT, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब हो गया कि दैट गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ, एंड नाउ इट इज कॉल्ड, अब जो इसकी बात हम करते हैं एजोट की, अब वो नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है। हम लोग पहले से जानते हैं इस बात को कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में इनएक्टिव स्टेज में है, वो किसी काम का नहीं है। इसी कारण से उन्होंने इसका नाम एजोट दिया था, जिसका मतलब होता लाइफलेस, मीनिंगलेस। And he determined what a chemical reaction really was. His system of naming chemical compound is still used today. जो केमिकल कंपाउंड की जो हम नेमिंग की बात करते हैं आज के डेट में, वो लेवोजियर ने ही दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम के मिलने से बनता है, वो भी उनके फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास के थ्रू, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। Hello students, today we will discuss important contribution of different scientists in chemistry. This will be the first scientist, who is John Dalton, and you can see he is a John Dalton, and life history is 1766 to 1844. He was a British chemist and known for the several discoveries, and most importantly that he is best known for the atomic theory of matter, also known as the Dalton's atomic theory, है ना, atomic theory of matter, right? और इनके जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये कहा कि द पार्टिकल कैनॉट बी डिवाइडेड, राइट। मतलब इन्होंने पहली बार किसी मैटर के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी पार्टिकल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उस पार्टिकल को अगर आप पर्टिकुलरली डिवाइड करते जा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा स्टेट आता है पार्टिकल का, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिवाइड इट फर्दर, एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही कॉल्ड एज एटम। And he stated that all the atoms of elements are exactly same. इन्होंने ये बात भी बताई कि अगर किसी भी एटम की अगर आप बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की अगर बात करते हैं, तो ये सभी आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। And he also suggested that all compounds are made up of atom
दैट आर कंबाइंड इन अ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें तो इन्होंने हर कंपाउंड के बारे में ये बताया कि सभी कंपाउंड्स एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एक फिक्स प्रोपोर्शन में न्यूमेरिकल वैल्यूज में बने होते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डाल्टन एंड ही सजेस्टेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम। फिर बात आती है जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ही इज जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले की जो लाइफ हिस्ट्री है वो है 1733 से लेके 1804 तक। यहाँ आप देख सकते हैं 1733 to 1804, and he published his the discovery of oxygen in 1775। मतलब अगर हम ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट अगर किसी को भी जाता है तो ही इज नोन एज जोसेफ प्रिस्टले, हमें याद रखना चाहिए। ओके